हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी और मैं विवेक। आज का जो आप लोगों का क्लास है वह अलंकार पर होने वाला है। आज का क्लास पूर्ण रूप से अलंकार पर आधारित है और हिंदी में अलंकार का क्या महत्व है ये आप सभी लोग जानते होंगे। बताने की कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। और हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि जो वीडियो 2018 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था वह कुछ सिस्टम के नाकामी कह सकते हैं या फिर कोर्ट में जाने की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करने के बाद यह निर्णय लिया जा चुका है कि जो वीडियो का री एग्ज़ाम है वह जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। तो वीडियो के जो एग्ज़ाम 2018 में दिए थे वो भी छात्र और जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे और फॉर्म फिल किए थे वो भी छात्र, सबका एडमिट कार्ड आएगा और सभी लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो वीडियो का री एग्ज़ाम देना चाहता है उनके लिए हिंदी में अलंकार जो है वह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। हो सकता है 3 से 4 नंबर, और 1 नंबर से 10-10 हज़ार बच्चे का रैंक अप डाउन हो जाता है। तो 4 नंबर का महत्व आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले करेगा अलंकार। तो आइए चलते हैं स्लाइड पर, बिना समय नुकसान किए देखते हैं। पहला स्लाइड मेरा है अलंकार का अर्थ। आखिर अलंकार होता क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर लिखा है। अलंकार का अर्थ अलम धनकार। क्या लिखा है? अलम धनकार। अलम धनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण, और कार का अर्थ है करने वाला। अलमकार मतलब अलम धनकार, दोनों का जो संधि विच्छेद है दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा अलंकार। अलम का अर्थ आभूषण होता है, कार का अर्थ करने वाला होता है। तो जो आभूषण करने वाला हो, मतलब जो आभूषित कर दे, उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो आभूषणों से अलंकृत हो जाती हैं तो बहुत सुंदर लुक आ जाता है, देखने में सुशील और सुंदर लगती हैं। तो उसी तरह से अलंकार, जब यहाँ पर नीचे लिखा गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, योजक चिन्ह जो होते हैं, और फिर उसके बाद शब्द जो होते हैं, वो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अलम का अर्थ आभूषण है। जिस तरह से स्त्रियों की शोभा को आभूषण बढ़ा देते हैं। यदि कोई भी स्त्री है सादे सिंपल रहेगी तो थोड़ा सा देखने में ऑड लगेगी, लेकिन जैसे ही वो श्रृंगार कर लेती है, अपना आभूषण अपने ऊपर पहन लेती है, तो उसका जो अलंकरण होता है वह बढ़ जाता है, उसका जो शोभा होता है वह बढ़ जाता है। तो इस तरह से दूसरा स्लाइड हमारा है कि अलंकार के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। पहला अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। तो यहाँ पर हम अर्थालंकार और शब्दालंकार के भेद को भी देखेंगे। क्या देखेंगे? अर्थालंकार और शब्दालंकार के भेद को भी देखेंगे। तो ये रहा अर्थालंकार के भेद। अभी स्लाइड पर चल रहा है अर्थालंकार के भेद। पहला है उपमा अलंकार। नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, उपमा अलंकार का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक ट्रिक नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। पहला देखते हैं अर्थालंकार का जो पहला अलंकार है उपमा अलंकार, उसे हम देखते हैं और उसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि क्या कहता है उपमा अलंकार। आखिर परीक्षा में जब उपमा अलंकार पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। ये रहा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कह रहा है कि जब पंक्ति में योजक, जो हम लोग डैश कहते हैं ना, डैश लग गया है, तो उसी तरह से जब पंक्ति में योजक आए वह शब्द सा सी से सरिस आए। जब वाक्य या पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ साथ सा सी से सरिस आए, तब वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कह रहा है कि मुख चंद्रमा डैश यानी योजक चिन्ह सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख मतलब कि जो मुंह है
जो चेहरा है वह चंद्रमा सा सुंदर है, उसका उपमा जो है चंद्रमा से कर रहा है। तो योजक चिन्ह के साथ यहाँ पर सा लगाया है, योजक चिन्ह के साथ सा लगाया है। तो यह जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वह किसका है? उपमा अलंकार का। किसका है? उपमा अलंकार का। दूसरा है कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ होता है, कर मतलब हाथ। फिर उसके बाद कमल सा, कमल मतलब पुष्प। कमल इतना कोमल होता है कि वह पानी में, कीचड़ों में उगता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो कर कमल सा कोमल है, मतलब हाथ जो है वह कमल जैसा मुलायम है। इसमें भी हाथ का उपमा कमल से कर रहा है। तो इस उदाहरण में भी योजक चिन्ह के साथ सा का प्रयोग किया गया है। तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्यों ये उपमा अलंकार हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसके कंसेप्ट में कहा गया है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से या सरस आए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। दूसरा स्लाइड है रूपक अलंकार का। और रूपक अलंकार में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सा, सी, से आदि ना आए, मतलब कि वह पंक्ति जिसमें योजक चिन्ह तो आए लेकिन सा, सी, से ना आए। इसके पहले उपमा में क्या था कि योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के जस्ट बाद सा, सी, से, सरस आए। लेकिन रूपक में क्या कह रहा है कि योजक चिन्ह तो आए लेकिन, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन। तो यहां पर बोल रहा है कि योजक चिन्ह तो आए मगर या लेकिन सा, सी, से आदि ना आए। तो वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहों। कह रहा है ना कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहों, मतलब कि चंद्र खिलौना, चंद्रमा को खिलौना समझ करके भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहों, मुझे जो चंद्रमा दिख रहा है मैं उसी खिलौना को लेना चाहता हूँ। इस पंक्ति में योजक चिन्ह तो है लेकिन सा, सी, से आदि नहीं है, आदि नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। दूसरा उदाहरण कह रहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघौ, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यह इसका पूरा दोहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम उदाहरण के तौर पे लिखे हैं नीचे कि चरण कमल बंदौ हरिराई, मतलब कि यहाँ जो चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह तो है लेकिन सा, सी, से इत्यादि नहीं है। तो यह उदाहरण किसका हो जाएगा? रूपक अलंकार का। किसका हो जाएगा? रूपक अलंकार का। आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका हो जाएगा? रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार का ही होगा। यदि कोई आपसे बोले, झगड़ा कर ले या फिर ज़्यादा हिंदी पढ़ा हो, यदि बोले कि नहीं जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा होता है, भैया बोल देना कि हाँ होता है उपमा अलंकार, लेकिन योजक चिन्ह के जस्ट बाद सा, सी, से, सरिस का उपयोग किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, अन्यथा वह रूपक अलंकार कहलाता है। फिर भी यदि वो कुछ बोले तो स्टाइल तो जानते हैं, कान के पीछे एक पड़ाका लगाना है चपाट से, समझ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कह रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार में कह रहा है कि यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों, मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों आदि आता है तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि जब पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों, जब पंक्ति में मनु जनु मनहु जानो मानो ज्यों त्यों आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसके उदाहरण को देखेंगे, खुद ही क्लियर हो जाएगा। उदाहरण कह रहा है कि ले चला साथ मैं तुझे, ले चला साथ मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ये पूरा एक छोटा सा दोहे का पाठ है। कह रहा ले चला साथ मैं तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। यहाँ पर ज्यों आया है,
ज्यों आया है ना, तो जहां पर ज्यों, अब ऊपर देख लेंगे हम ट्रिक में कह रहा है ना कि मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों, तो ज्यों ज्यों यहां पर आया है, तो ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो ज्यों शब्द का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है, तो यह पंक्ति कैसा हो जाएगा, आंख मूंद करके आप लोग तुरंत क्लिक कर देंगे उत्प्रेक्षालंकार पर। कहाँ क्लिक कर देंगे, उत्प्रेक्षालंकार। क्यों भैया, क्योंकि सर ने तो बताया था कि मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों, बस 5-7 वर्ड है, इसको याद करना है। दूसरा उदाहरण कर रहा है कि नेत्र मानो कमल है। मानो का क्या है ना प्रयोग कि नेत्र मानो कमल है, क्या है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र मतलब देख करके नेत्र मानो कमल है। कमल नयन किसे कहा जाता है, कमेंट में आप लोग बताइए कि कमल नयन किस भगवान को कहा जाता है। नेत्र मानो कमल है, मानो शब्द का उपयोग इस पंक्ति में किया गया है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार का चौथा भेद, जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका जो कंसेप्ट है, कह रहा है कि जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, यहां पर जो अतिशयोक्ति है इसको खंड करेंगे, अतिशयोक्ति। अति मतलब अत्यधिक, शयोक्ति मतलब बताना, बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा करके। अति ऐसी कोई बात हो जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार, वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कह रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कह रहा है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। मतलब कभी कह रहा है कि आगे जो नदी है वह अपार विषैली फैली हुई है, बाढ़ का सीजन है कह लीजिए, और घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, कभी कह रहा है कि राणा ने सोचा इस पार, कितनी बड़ी विशाल नदी है उस पर मेरा घोड़ा कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक कौन था, राणा प्रताप का घोड़ा। कहते नहीं है कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह घोड़े का बखान किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके उसके वर्णन को बताया गया है कि राणा की पुतली फिरी नहीं, मतलब राणा सोच ही रहा है अपने मन में कि हमें किधर जाना है, तब तक चेतक चल देता था। चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। चेतक को इतना मतलब वीर घोड़ा बताया गया है, योद्धा घोड़ा बताया गया है। कहा जाता था कि जो चेतक था, महाराणा प्रताप लड़ते थे तो उनके इतना ऊंचाई था, उसका हाथी जैसा ऊंचाई था, और वो अपने मस्तक पे हाथियों का सूंड लगाकर लड़ा करते ताकि हाथी देखे तो उसे हाथी ही समझे। तो उस चेतक के बारे में इस पंक्ति में लिखा गया है। बढ़ा चढ़ा करके जिस पंक्ति में भी बताया जाता है वह होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देख लेते हैं। ये लास्ट है, अर्थालंकार का लास्ट भेद है 5वां, जिसे हम कहते हैं मानवीय करण अलंकार। मानवीय करण अलंकार, इसमें कह रहा है कि जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ पर मानवीय करण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो, वहाँ पर मानवीय करण अलंकार कहलाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका कह रहा है कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल कलियां ये प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, हंसना और मुस्कुराना ये मानव का भावना है ना, मानव की भावनाएं जुड़ी हुई है, मानवीय भावनाएं जुड़ी हुई है। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल ना तो हंस सकते ना तो कलियां मुस्कुरा सकती हैं। इसमें सीधे मानवीय इंटरफेयर दिख रहा है या मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीय करण अलंकार। मानवीय करण अलंकार। कहते नहीं है कि इनका दिल नहीं दरिया है, मतलब इनके दिल को दरिया बताते हैं।
अब दिल तो समुंदर है नहीं, लेकिन समुंदर नेचुरल है, वह मानवीकरण के दिल से जुड़ रहा है, मतलब वहाँ पर हो जाएगा क्या, मानवीयकरण अलंकार। तो यहाँ पर शब्द अर्थालंकार खत्म होता है और शब्दालंकार चालू होता है। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार को अगले स्लाइड में। और यहाँ पर कह रहा है शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद तो हमने देख लिए थे 5 होते हैं, लेकिन शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। शब्दालंकार के भेद 3 होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब शब्दालंकार के पहले अलंकार को देखते हैं, जिसे हम अनुप्रास कहते हैं। तो अनुप्रास कह रहा है कि वर्ण जहां बार बार, क्या कह रहा है कि वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो इसका मुझे साइड हटना पड़ेगा, बहुत बड़ा है। कह रहा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब यहाँ पर च से चारु, च से चंद्र, च से चंचल। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च बार 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 रिपीट हो रहा है ना, च च च। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है ना। तो यहाँ पर च च च का बार बार प्रेफरेंस दिया जा रहा है। च च वर्ण जो है, ध्यान रखना यहाँ पर वर्ण बार बार आए, शब्द का बात नहीं किया है, वर्ण का। एक वर्ण अक्षर जो कि 2-3 ग्रुप ऑफ वर्ड को शब्द कहते हैं ना। तो यहाँ पर वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ण बार बार आए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना। तो यहाँ पर च च च 3 बार लगातार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मधुर वेश का उजियाला, ठीक है। तो यहाँ पर मधुर मधुर मनोहर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, म म म म म म 3 बार 4 बार, यहाँ 5 बार इस साइड भी, म म म मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उजियाला। यहाँ बार बार म म म म, एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं, अगला है यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार, जो परीक्षाओं में बार बार यही पूछता है। यमक अलंकार का उदाहरण अक्सर परीक्षा के जो एग्जामिनर हैं उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो यमक अलंकार अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है जो यमक अलंकार है वह किसका भेद है, शब्दा का कि अर्था का। तो आइए जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। और यहाँ कह रहा है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग हो। एक ही शब्द, किसी भी पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वह भी अलग अलग हो। एक ही शब्द तो आएगा बार बार, उसका अर्थ भी एक ही हो सकता है, नहीं, यहाँ अर्थ अलग अलग हो। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में 2 बार घटा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो घटा, काली घटा, काली मतलब बादल की बात कर रहा है, काली घटा मतलब कि काले बादल, का घमंड घटा। घमंड घटा का मतलब बात कर रहा है कि एक घटा का मतलब होता है कम हो जाना या कम करना, घट गया, कम हो गया, ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा। दूसरा उदाहरण है जो कि विश्व में ख्याति प्राप्ति से उदाहरण को है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग या खाए बौराय। क्या कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पर कनक कनक तो 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। कनक मतलब होता है सोना और कनक मतलब होता है धतूरा। एक कनक का अर्थ है सोने से, एक कनक का अर्थ है धतूरे से। सोना यदि इंसान को अधिक मिल जाता है तो उसका दिमाग नहीं काम करता है, धन को देख करके उसकी बुद्धि मति भ्रष्ट हो जाती है। और उसी तरह से धतूरा, एक कनक होता है धतूरा जो कि मादक पदार्थ है, जिसे भगवान शिव यूज किया करते थे। तो जो भगवान शिव यूज किया करते थे, मनुष्य उसे खा करके कैसे पचा सकता है। धतूरा खाने के बाद भी वही हाल हो जाता है, जो कि अत्यधिक धन मिलने के बाद आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है। अगला देख लेते हैं, अगला स्लाइड कह रहा है
श्लेष अलंकार, क्या कह रहा है? श्लेष अलंकार, यहाँ लिखा है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार को भी देख लेते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जैसे शब्द तो एक ही हो, उसके अनेक अर्थ हो। जैसे कि कोई भी पंक्ति में एक शब्द प्रयोग किया गया हो, उसके अर्थ अलग अलग जगह अनेक निकले। एक ही शब्द के जैसे कनक कनक, तो इसमें तो अलग अलग अर्थ दो शब्दों के हैं, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक अलग अलग नहीं, अनेक अर्थ, एक से अधिक, समझ रहे हैं? तो उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून कह रहा है ना कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, पानी मतलब गांव में कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया काम कैला है कि तू हमारा पानी बचा लेला है। पानी मतलब इज्जत, क्या होता है? इज्जत। रहीमन पानी राखिए, रहीमन इज्जत रखिए, बिन पानी सब सून, बिना इज्जत का सब कुछ संसार में सूना है, या फिर बिना जल का सब कुछ संसार में सूना है। यहाँ पर एक पानी का अर्थ इज्जत, दूसरे पानी का अर्थ पानी हो गया। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मतलब इज्जत के चले जाने से आप उबर नहीं सकते हैं। मोती मानुष चून, मानस मतलब हंस होता है, मोती मतलब कि मोती हंस को चून ले जाएगा। जब से पानी रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, पानी खत्म होते ही मोती को मानस मतलब हंस चून ले जाएगा, उठा ले जाएगा। तो यहाँ पर शब्द का अलग अलग अर्थ, अनेक अनेक जगह यूज हुआ है। इस तरह से हमारा अलंकार यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं हम कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल पसंद आया होगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक नया चीज़ हम आज लेकर के आए हैं। तो ये नया चीज़ ये है, स्लाइड पर चल रहा है। स्लाइड पर क्या चल रहा है? प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दालंकार नहीं है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। आप लोग पढ़ करके खुद दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो पढ़ाए हैं उसी में से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और धांसू ट्रिक और कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।